हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बेसिक्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेयर्स ऑफ लाइंस। हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेयर्स ऑफ लाइंस। तो दो लाइनें जब हम किसी भी प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे इनको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले पेयर्स ऑफ लाइन का मतलब जोड़ा होगा, दो लाइन होंगी उनका जोड़ा होगा लाइन का, ठीक है। हिंदी में युग्म बोलते हैं हम इसको, युग्म। अब जैसे आपको कहा जाए कि आप इस प्लेन पर यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कीजिए, तो एक स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करेगा और दूसरी ऐसे कोई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरी कैसे भी हो सकती थी। तो ये जो सिस्टम है लाइन का, ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग। जब एक लाइन दूसरे को एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसा सिस्टम बने, मतलब ऐसा कुछ बने, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये सारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। सेकंड, किसी दूसरे बच्चे को कहा जाए कि दो लाइन ड्रॉ करो, तो वो बच्चा ऐसे ड्रॉ कर दे, जो कहीं एक दूसरे को टच ना करें, कहीं इंटरसेक्ट ना करें। इस कंडीशन को कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। ओके, अब कोई बच्चा एक और कंडीशन, आप सोचिए जरा, इसको इसके बारे में सोच के देखिए, या तो इंटरसेक्ट कर दें एक पॉइंट पे या कभी ना करें। अब इसके अलावा कोई थर्ड कंडीशन हमारे लिए क्या हो सकेगी, किन्हीं भी दो लाइन की, दो ही लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों के अलावा एक थर्ड कंडीशन होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैंने पहली लाइन ड्रॉ करी और दूसरी भी यहीं से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो एक लाइन का जो रास्ता है सेम उसी के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, तो ये सिस्टम जो हमारा है ये कहलाता है ओवरलैपिंग लाइंस। ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे आपस में, ओवरलैपिंग। तो लाइंस के बारे में हम क्या देख रहे हैं, या तो वो काटेंगे इंटरसेक्टिंग है, या कभी नहीं काटेंगे तो पैरेलल है। और जब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होंगी उस टाइम पे हम उनको ओवरलैपिंग या कोइंसाइडिंग लाइन कह देंगे। ओके, अब देखिए सेकंड जो हमारा टॉपिक इसमें है, ट्रांसवर्जल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल क्या होती है, देखिए कोई भी दो पैरेलल लाइन होगी, मैं रफ फिगर लेके आपको बता रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है, ये होंगी। अब इनको ऐसे या ऐसे या ऐसे कोई एक लाइन, इन दोनों को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारी लाइन है ये कहलाएगी ट्रांसवर्जल। ये दोनों तो पैरेलल हैं और ये जो हमारी है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्जल लाइन। अब ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी तब कई सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आएंगी, एंगल्स आएंगे यहाँ पर। ट्रांसवर्जल एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, ठीक है। देखिए कौन कौन से एंगल ट्रांसवर्जल ने बनाए, तो हम रफली देखें तो एक एंगल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे 8 एंगल, मतलब 8 एंगल्स जो हैं हमारी ट्रांसवर्जल ने हमारे दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 हमारे एंगल जो हैं ट्रांसवर्जल लाइन ने हमारी दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ड्रॉ की कर दिए। अब इन एंगल्स को हम क्या क्या कहेंगे और किस किस कंडीशन में किस किस तरह से ये आपस में रिलेटेड होंगे, हम इस चीज़ को अच्छे से अभी जानेंगे। तो फर्स्ट देखिए, ये देखिए ये एंगल आमने सामने वाले 1 और 3, 2 और 4, ठीक है। जब हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हों तब एक ये एंगल, इधर वाला जो बन रहा है ये एंगल, और इधर वाला एंगल, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। और इधर वाला जो है वो इसके वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है और ये वाला जो एंगल है वो इसका वर्टिकली अपोजिट है। मतलब हम कह सकते हैं सीजर्स, कैंची वाला रूल याद रखना, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन से बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट नाम से आप याद रख पाओगे कि आमने सामने होने चाहिए एंगल, अपोजिट एंगल्स वो वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट में एंगल 1 और 3, और हमेशा वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारा 1 जो एंगल है वो इक्वल है किसके, 3 के। एक बात, हमारा 2 एंगल जो है वो इक्वल है 4 के, ठीक है। और 5 है 7 के, उसी तरह से 5 इक्वल किसके है, 7 के, ठीक है। इसी तरह 6 8 के, 6 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट। सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी आती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर देख लेते हैं हम। इंटीरियर को लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, ये दोनों लाइन है, इन दोनों के अंदर की साइड 3 4 5 6 ये इस लाइन से इधर अंदर की ओर है, और 1 2
7 8 ये बाहर की ओर है, तो ये क्या हो गए एक्सटीरियर। 1 2 7 8 कहलाएंगे एक्सटीरियर, 3 4 5 6 ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। ओके, अब हम देखते हैं इंटीरियर में अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट्स। इंटीरियर अल्टरनेट कौन से कहलाएंगे? 4 जो है 4 का अल्टरनेट कौन है? 6 है। देखिए हम यहाँ से चलेंगे, इस किनारे से हमारी ट्रांसवर्जल के दूसरे किनारे की ओर चलेंगे। इस किनारे पर अगर इस साइड एंगल बन रहा है तो दूसरे किनारे पर दूसरी साइड का एंगल लेंगे, तो हमारा 4 एंगल और 6 एंगल ये दोनों इक्वल रहेंगे। 4 = 6। उसी तरह से अगर हम 3 की बात करें, हमारा 3, तो 3 एंगल जो है वो 5 के इक्वल रहेगा। 3 एंगल = 5, एंगल 3 = एंगल 5। ये इंटीरियर अल्टरनेट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रखें कि इंटीरियर अल्टरनेट कौन से होते हैं? आपको जेड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जेड। देखिए 3 और 5 की बात करें तो 3 को ले लो और 5 को ले लो, तो आप इसको देखोगे तो ये जेड है, उल्टा या सीधा जैसा भी बनेगा। 4 और 6 की बात करेंगे तो देखिए 4 और 6, इसको देखिए ये एक जेड है, उल्टा जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ जेड, फॉर्मिंग जेड, ठीक है। ये हमारे इंटीरियर अल्टरनेट कहलाएंगे। थर्ड जो हमारी चीज़ आती है वो किस तरह के एंगल आएंगे हमारे? थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग कौन से होंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम देखेंगे तो इसी के ऊपर कोरिस्पॉन्डिंग देखिए। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब सिचुएटेड इन सेम सिचुएशन। देखिए 1 एंगल जितना है, जैसा है वैसा ही हमारा 5 है, उसी कंडीशन पे इस पैरेलल पे जो 1 है उस पैरेलल पे 5 है, तो 1 और 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल। उसी तरह 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। उसी मेथड से 3 जो एंगल है वो 7 के इक्वल हो जाएगा, 4 एंगल है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपस में कोरिस्पॉन्डिंग। 1 का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? 5, और आपस में इक्वल भी होते हैं, ये याद रखना है। 2 6, 2 6। थर्ड जो है 3 7, एंगल 3 एंगल 7। 4 8, एंगल 4 = एंगल 8। और इसको याद रखने के लिए आप क्या रखोगे? आपको F उल्टा या सीधा बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए कैसे? 4 और 8 की बात करें तो 4 और 8 की बात करें तो ये देखिए F बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी बुक में बन रहा है और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 और 7, तो देखिए ये उल्टी साइड से F बन रहा है, ठीक है। 1 और 5 की बात करें तो ऊपर की साइड उल्टी दिशा में ये देखिए F बन रहा है। 2 और 6 की बात करें तो ये देखिए ये क्या है? एक F फॉर्मिंग F। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम क्या देखेंगे? पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, सेम साइड। देखिए ये हमारी ट्रांसवर्जल है, इससे इधर वाले सेम साइड, तो वो है 1 इंटीरियर की बात हो रही है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल इंटीरियर में सिर्फ आपको 4 5 6 3 देखने हैं, ठीक है। एक्सटीरियर नहीं देखने हैं, क्योंकि सेम साइड के लिए इंटीरियर ही लिए जाते हैं। तो देखिए 4 और 5 की बात होगी तो एंगल 4 + 5 ये इक्वल नहीं होते, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। हो सकते हैं किसी कंडीशन में अगर परपेंडिकुलर लाइन हुई तो ट्रांसवर्जल जिस दिन परपेंडिकुलर होगी तो इक्वल भी हो जाएंगे, बट नॉर्मली इक्वल नहीं होते हैं ये। इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ओके। और दूसरा 6 और 3 का और 6 का ऐड क्या होगा? 180, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये याद रखना है हमें। और बाकी सारे इक्वल होते हैं। ये क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल जो इंटीरियर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इनको आप इक्वल नहीं कह सकते, इक्वल कह देंगे तो हो सकता है कि वो इक्वल हो या ना हो भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब ये ट्रांसवर्जल जब तिरछी होगी तो उस दिन नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेम साइड। अब अगर हम बात करें इंटीरियर, इन सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर हम देखना चाहें, इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो ये चीज़ सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी। बाहर कौन है इस लाइन से? 1 2 7 8 हमारी पैरेलल से आउटसाइड, क्योंकि इनके उधर देखो ये खुले हैं उधर, तो एक्सटीरियर है 1 2 7 8, ओके। इंटीरियर में है 3 4 5 6,
4 5 6। तो एंगल्स के बीच में, इन सभी एंगल्स के बीच में ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। 1 2 7 8 3 4 5 6 ये इंटीरियर हो गई, ये एक्सटीरियर हो गई। और इन सभी के वर्टिकली अपोजिट क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट के लिए आप इतना सा समझो कि क्रॉस जहाँ भी दिखे आपको, आपस में जहाँ भी क्रॉस दिखे उसके आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। 2 4 1 3 और वर्टिकली अपोजिट इक्वल भी होते हैं। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा? वर्टिकली इंटीरियर एक्सटीरियर पता चल गया। वर्टिकली अपोजिट क्रॉस बन रहा होगा तो क्रॉस के अपोजिट साइड वाले इक्वल होते हैं, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट, जहाँ जेड बन रहा होगा, इधर वाले के इक्वल, इधर वाले के इक्वल, ठीक है, जेड बन रहा होगा। और फिर कोरिस्पॉन्डिंग एक जैसी हालत में होना, एक जैसी सिचुएशन में होना, 1 5 2 6 7 3 4 8, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे कोरिस्पॉन्डिंग। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल है, इसके इधर और इधर ये दोनों एंगल, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री रहेंगे। और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री। और ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये अल्टरनेट्स हो गए ना, अल्टरनेट्स, ये दोनों अल्टरनेट हैं, ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों सेम साइड है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो है अभी ट्रांसवर्जल के द्वारा बनाए गए एंगल्स के बीच का रिलेशन है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हमें कभी भी दे रखा हो कि ये दो लाइन हैं, ये दो लाइन है, इनकी एक ट्रांसवर्जल जा रही है, ठीक है। लाइन होगी तो एरो भी आएगा ना, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ तक चलती रहेगी। आपको कभी कह दिया जाए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? यस, ये दोनों पैरेलल हैं। ये एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। ऐसा नहीं है कि पैरेलल देंगे तो एंगल ही पूछेंगे। एंगल की सिचुएशन दे दी कि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो बताइए कि ये दोनों पैरेलल हैं क्या? तो हम लिखेंगे यस, दीज लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कोरिस्पॉन्डिंग है। जब कभी ऐसा हो जाए कि ये 70 डिग्री दे दे और ये 60 दे दे, तो आप क्या कहोगे? ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये पैरेलल नहीं हो सकती। पैरेलल होती तो ये दोनों इक्वल मिलते हमें, और ये दो अनइक्वल हैं। अनइक्वल हैं तो ये लाइन ये ऐसे, ये कुछ ऐसे तिरछी हैं, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। ऐसे ही हमें ये दे दिया जाए, ये तो हमेशा इक्वल रहेंगे ही रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट तो रहेंगे, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे दे तो पैरेलल हैं, ये और ये अनइक्वल दे दिया तो पैरेलल नहीं है। ओके, ये सिचुएशन रहेगी। अब वो जेड और एफ जो आपको मैंने बताया था उसके बारे में थोड़ा सा देखो। इंटीरियर अल्टरनेट जेड कहलाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग में वो एफ बनाता हुआ दिखेगा। तो अपनी बुक के पास चलते हैं हम, बुक में हमें और अच्छे से उसको फॉर्म करके दिखाया गया है। ये देखिए, ये आप सभी अपनी बुक में देख सकते हैं। ये पैरेलल लाइन है दो, ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों, इन दोनों एंगल की बात हो तो ये चीज़ डार्क हो गई। इस एंगल के लिए ये लाइन डार्क कर ली और इस एंगल के लिए, और बना क्या? एफ। इधर भी तो एफ बन रहा है उल्टा, इधर नीचे की तरफ एफ बन रहा है। इधर देखिए अल्टरनेट्स की बात हो, इंटीरियर अल्टरनेट, इस एंगल की और इस एंगल की, तो जेड बनता हुआ दिखाई देगा हमें। कैसे भी किसी भी कंडीशन में जेड बनता हुआ दिखाई देगा। जेड बने तो इंटीरियर अल्टरनेट्स, द जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स एंड द एफ शेप स्टैंड्स फॉर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग में एफ और अल्टरनेट में जेड, ये चीज़ रहेगी हमारे पास। अब हम इसके इसी चीज़ को देखते हुए आगे जैसे हमसे पूछा जाएगा ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा? तो ये 60 है तो ये x भी 60 होगा, x इज इक्वल 60। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्यों? बिकॉज l पैरेलल टू m दे रखा है हमें, l और m पैरेलल हैं, इसलिए क्या होगा? ये भी 60 होगा। और 60 होने के लिए क्या है? ये एक दूसरे का अल्टरनेट है। ये 55 है, ये y है, तो ये दो पैरेलल हैं। तो ये देखिए ये z बन गया, तो 55 और y आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट्स हैं। और a पैरेलल टू b, a लाइन पैरेलल टू b दे रखा है। अब यहाँ देखिए L1 L2, क्या L1 L2 के पैरेलल है? 1 और 2 बराबर हैं। 1 और 2 अगर इक्वल हैं, लाइन L1 एंड L2 भी टू लाइन्स, T इज ट्रांसवर्जल, ये T ट्रांसवर्जल है। इज 1 एंड 2, 1 इज इक्वल टू 2, क्या 1 और 2 बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये देखो ये दोनों पैरेलल ही नहीं है, तो 1 2 के इक्वल कैसे हो जाएगा? ये दिख रहा है हमें सीधा सीधा, ये किसी एक एक्यूट एंगल की शेप में है और ये ऑब्ट्यूज है, तो इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। ऐसे ये देखिए 60 जेड, ये दोनों, तो कभी भी आप इसको 60 मत कर देना। आप कहोगे कि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेम साइड है दोनों, एक ट्रांसवर्जल के सेम साइड है दोनों, सेम साइड है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये 60 है तो ये 120 होगा, 120 होगा हमेशा, ठीक है। अब ये देखिए ये x है और ये 120 है, और l पैरेलल m दे रखा है। ये पैरेलल हो तभी की बात है, ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग है। देखिए f ही तो बन रहा है ना, f ही तो बन रहा है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, दो ट्रांसवर्जल होंगी, दो पैरेलल होंगी, और जब ट्रांसवर्जल भी आपस में पैरेलल हो तब l पैरेलल टू m, p पैरेलल टू q, l m p q पैरेलल हो तब क्या होगा? ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा,
सेम साइड। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 60। तो इन सभी की हम क्या है, इन सभी को हमें ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन चेक करने का क्या मेथड है कि कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट अल्टरनेट तो होती हैं, ठीक है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होती हैं। एक तो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एक वर्टिकली अपोजिट इक्वल होनी चाहिए, और जो सेम साइड वाले हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तीन ही कंडीशन है उनका लाइंस का पैरेललिज्म चेक करने के लिए। अब हमारी आएगी एक्सरसाइज 5.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और जो ये बेसिक हमारी क्लास है इसकी बिना 5.2 को करना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।